नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आज 15 अगस्त 2016 को आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान को बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो और उसके साथ आज इंडिया का भी इंडिपेंडेंस डे है और आज इंडियंस को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम लोग अपनी आज़ादी को बहुत फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं और मेरा ख़्याल है आज की दुनिया में ये चीज़ रियलाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे बैठे हैं और हमारे पास क्या है। कल मुझे एक मैसेज आया था एक दोस्त की तरफ से जब हम ये आज़ादी की बात कर रहे थे और उसके अंदर वो ये था कि वो रहता है अमेरिका में कहीं पे रहता है और उसके साथ कोई एक पैलेस्टीनियन फैमिली उनके साथ रहते हैं। तो कहता है कि वो बैठ के हमें बता रहे थे कि पैलेस्टीनियंस को अगर आप देखो कि वो किस तरह से तरसते हैं और तड़पते हैं अपने मुल्क के लिए और हम लोग किस तरह से अपने मुल्क को लेके और अपने मुल्क का क्या हशर करते हैं। इन दोनों चीज़ों को जब आप कंपेयर करो तो फिर एक अफसोस होता है कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी को किस तरह से ज़ाया किया हुआ है। हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास अपने मुल्क हैं, हम अपने मुल्कों को अच्छी तरह से चला सकते हैं, अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। लेकिन आज मैंने सोचा ये था कि मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि हम इस आज़ाद दुनिया में और एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हमारी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, इस हफ़्ते इंशाल्लाह मैनचेस्टर का प्रोग्राम है। पिछले हफ़्ते मैंने मैनचेस्टर भी अपॉइंटमेंट्स की थी और बर्मिंघम में भी की थी क्योंकि मैं उससे पहले एक हफ़्ता छुट्टी पे गया था। सो अब ये है कि बुध वाले दिन यानी परसों इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं और मैं मैनचेस्टर में इंशाल्लाह लोगों से मुलाकात करूँगा। अब आता हूँ मैं दो और टॉपिक्स के ऊपर। एक टॉपिक है मेरा असाइलम, दूसरा टॉपिक है मेरा अपील्स का। ये बहुत दफ़ा पहले मैं बात कर चुका हूँ लेकिन आज मैंने ख़ास तौर पे सोचा कि मैं इसके ऊपर दोबारा बात करूँगा और उसकी बड़ी ख़ास वजूहात हैं। असाइलम के बारे में जब मेरे पास कोई कंसल्टेशन आती है, कोई बंदा आता है आके असाइलम के बारे में पूछता है तो सबसे पहली चीज़ खुद वो ये कहते हैं कि जी सुना है असाइलम तो अब नहीं होता। ये चीज़ एक ऐसी है जिसके साथ मेरी हमेशा से लड़ाई रहती है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कहना कि अब असाइलम नहीं होते। असाइलम अभी भी होते हैं, आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है कि असाइलम नहीं होते। मेरे अपने क्लाइंट्स के और ये दोनों क्लाइंट्स जो अभी रिसेंटली जिनके केसेस हुए हैं, रिसेंटली का मतलब है पिछले 2 हफ्ते में जिनके जवाब आए हैं, उनको मैंने इंटरव्यू की तैयारी कराई। अब उनकी इंटरव्यू की तैयारी क्या थी? लोग समझते हैं कि जी आपने एक स्टेटमेंट बना दी, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, आपने उसको क्लाइंट को बता दिया, अच्छा जी ये आपकी स्टेटमेंट है, आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। इसका मेरी नज़र में आज की दुनिया में और अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज आप जब असाइलम की बात करते हैं, जब तक आपको कानून की समझ नहीं होगी कि कानून कहता क्या है, आप उस असाइलम क्लेम के लिए अपने इंटरव्यू के लिए सही तरह जवाब नहीं दे सकते। मैंने इन दोनों ख़वातीन को, इनके ख़वातीन के साथ बच्चे थे और ये अपने हस्बैंड से अलहदा होके और दोनों डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे असाइलम कर रही थी। अब डोमेस्टिक वायलेंस असाइलम एक मेरा एक स्पेशलिस्ट एरिया आप समझ लें कुछ सालों से बन चुका हुआ है, जिसके ऊपर कि मैं काफ़ी कुछ आपको बता सकता हूँ, उसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज़ काफ़ी केसेस इस तरह के किए हैं। असाइलम केसेस ऐसे हैं कि अगर आपने उसकी तैयारी सही तरह से की और अगर आपको मालूम है कि आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस को आपने बताना कैसे है, बयान कैसे करना है कानून की रोशनी में, तो वो केसेस 100% जीते जा सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। ये ख़ास तौर पे इसलिए ज़रूरी है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि कोई स्टूडेंट आए यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो गया, कोई मसला हुआ, औरत ने जाके असाइलम करना है और वो बच्चों के साथ है, तो उसको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसको असाइलम मिल सकता है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से असाइलम नहीं मिलता। अब इंडियन नेशनल्स हैं, इंडियन नेशनल कोई असाइलम क्लेम करेगा तो उनको सेफ़ कंट्रीज़ के लिस्ट में होने की वजह से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और उनको अपील का राइट भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आप असाइलम करते हैं तो आपका 100% असाइलम का केस जीता जा सकता है। नेपाल के केसेस हैं मेरे पास, वो भी आए हैं जहाँ पे हमने काफ़ी फ़ाइट की है, कुछ केसेस जीते हैं, कुछ केसेस लूज़ किए हैं, लेकिन नेपाल के केसेस के अंदर भी असाइलम हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है।
अब बाकी तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका के केसेस अभी तक चलते हैं, उनके अंदर काम होते हैं। बाकी और मलेशियन भी एक दो केसेस आए हैं मेरे पास। खैर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कहने का मेरा मकसद आज ये मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि असाइलम केसेस अभी भी चलते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके केस में, आपकी सिचुएशन में आपको ख़तरा है, आप वापस अपनी कंट्री जाके नहीं रह सकते, आपको वहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, कोई मुल्क के और हिस्से में जाके आप महफूज नहीं रह सकते, ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका असाइलम का क्लेम बेस किया जाता है। सो अगर आपने असाइलम करना है और आप उसकी तैयारी सही तरह से नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आप तैयारी सही करें तो आप अपने लिए बहुत सारे चांसेस बना लेते हैं कि आप उसमें चल सकते हैं। सो मैं अपने आप को एज अ स्पेशलिस्ट आप कह लीजिए इस चीज़ में पेश करता हूँ आपके सामने कि अगर आपने असाइलम की तरफ जाना है तो अभी भी आजकल के दौर में भी, इस ज़माने में भी, इस इमिग्रेशन रूल्स की सख्ती के साथ भी आपको असाइलम बिल्कुल मिल सकता है, 100% मिल सकता है, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है। ये तो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ मैं अपील्स के बारे में बात करना चाहता था। अपील्स का ये है कि हम देखते हैं अपील्स बहुत कम मिलती हैं, अपील राइट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जब आपको अपील का राइट मिलता है तो क्या होता है? एक शिकायत क्या होती है कि जी मैंने अपील की, अपील का मेरी डेट आ रही है, लेट्स से आज हम बैठे हैं 15 अगस्त पे, 30 अगस्त को आपकी अपील की हेयरिंग है। अब 30 अगस्त की अपील हेयरिंग के लिए आपको क्या तैयारी करनी है? अगर आप अपने वकील के पास अब जाते हैं जब आपके पीछे 15 दिन रह गए हैं, आपका वकील आपको बताता है हाँ ये डॉक्यूमेंट्स ले आओ, आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है यार ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है नहीं, ये मैंने तैयारी नहीं की भी। अब मैं क्या चीज़ करता हूँ, मैं अपनी एक केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग कर लेता हूँ। अब हेयरिंग नहीं, केस मैनेजमेंट रिव्यू एक कॉन्फ्रेंस क्लाइंट के साथ कर लेता हूँ। अब उसमें क्या चीज़ होती है कि मैं आपके साथ बैठ के आपको सारा बता सकता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आपकी अपील जब सुनी जाएगी तो उसमें आपको किस तरह से अपने एविडेंस को पेश करना है। ये एक उस मीटिंग का, उस एक तैयारी का मकसद होता है। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ क्या करता हूँ, आपकी अपील की गई, आपको हेयरिंग की डेट मिली, आज आपको नोटिस आया, कल मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगी या आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपने मेरे साथ आके मिलना है, जिसमें मैं आपके साथ बैठ के CMR करूँगा। अब उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बैठ के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने आज से 4 महीने बाद जब आपकी अपील सुनी जाएगी तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपकी डेडलाइंस होंगी, कितने आपके पैसे लगेंगे, आपका ख़र्चा क्या है और आपको तैयारी क्या करनी है, ये सारा कुछ आपको बताया जाता है। उसका फ़ायदा क्या है, जब आप अपील तक पहुंचते हैं तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी होते हैं। आपने फिर अपने बैरिस्टर को, अपने सोलिसिटर को जाके डॉक्यूमेंट्स दिए। अब मैंने अपने पास 10 दिन का टाइम रखा है कि जी 10 दिन के अंदर मैंने आपके अपील बंडल्स तैयार करने हैं, आपकी स्टेटमेंट्स तैयार करनी है, आपके साथ जो भी ख़तो किताबत उसके ऊपर और करनी है, कंसल्टेशन करनी है, वो सारा कुछ करके, और अपील से 1 हफ़्ता पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपके बंडल्स कोर्ट में पहुँच चुके होते हैं। उसमें आप 100% अब सिक्योर हैं कि आपका क्या काम है आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है जो मैं आज मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये कि अगली शिकायत लोगों की क्या होती है कि जी वकील ने तो तैयारी कर दी थी, लेकिन आगे जब हम कोर्ट में गए तो वहाँ बैरिस्टर ने आना था। अब बैरिस्टर को केस के बारे में पता नहीं है, या हमें नहीं पता था कि हमने क्या जवाब देना है, या हमें पता नहीं था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, या हमें ये नहीं पता था कि क्या प्रोसेस है। सो इस चीज़ में मैं अपनी सर्विसेज दोबारा ऑफ़र करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, आपकी अपील मेरे साथ है या नहीं है, आपकी अपील हमारे साथ है कि नहीं, हमारी फर्म के साथ है कि नहीं, डज़ नॉट मैटर। आपने अपील किसी और के साथ भी की हुई है, अगर आपको उस तैयारी की ज़रूरत है कि जी आपने कोर्ट में जाके करना क्या है, आप अपने अपील बंडल्स लेकर आते हैं, तो मैं आपको उन बंडल्स के मुताबिक तैयारी करा सकता हूँ। अगेन ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप जब कोर्ट में जाते तो आपको पता तो हो कि एक्सपेक्ट क्या करना है। अभी मेरी एक अपील अलाउ हुई है, पिछले मेरे ख्याल 10 दिन पहले अलाउ हुई है। अब उसके अंदर वो साहिबान जो साहब और उनकी वाइफ थे, अब वो मेरे पास आए, उनको मैंने तैयारी कराई, उनको मैंने ये कहा, अब वो उनको जल्दी ये थी कि जी आप मुझे स्टेटमेंट में बताएं कि मैंने क्या क्या याद करना है। मैंने उनसे कहा कि इसका रट्टा नहीं लगाना, स्टेटमेंट का रट्टा लगाने आया कोई फ़ायदा नहीं, वो एक स्टैंडर्ड सी चीज़ होती है। एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट गई, बैरिस्टर आया, उसने अपना स्टैंडर्ड काम किया, आपसे उसने 4-5 सवाल पूछे स्टेटमेंट के मुतालिक, आपने जवाब दिए, होम ऑफिस ने आपके ऊपर सवालों की बौछार की, आपको जो भी आपको समझ आया आपने जवाब दे दिए, जज ने सवाल पूछे, आपने जज के सवालों के जवाब दे दिए, और आपकी हेयरिंग घंटे में ख़त्म हो गई। ये तो वो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है।
दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, कि आपकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक आपको पहले से तैयारी कराई जाए कि अब आपने जब कोर्ट में जाना है तो आपकी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके केस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, होम ऑफिस क्या पूछेगा। अब मैं जब कोर्ट में जाता हूँ, अब मैंने बाय द वे शुरू कर दिए, काफ़ी साल मैं उस चीज़ में अब गुजार चुका हूँ कि मैंने अपनी फ़र्म बनाई, फ़र्म को बहुत फैला दिया, 4 दफ्तर बना दिए, 30-32 लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और चला रहा हूँ। अब जब से यह कानून बदले हैं, शक्ल चेंज हुई है इमिग्रेशन लॉ की, अब उस तरह से फैलाने का और स्टैंडर्ड काम करने का कोई अब वो जवाज़ नहीं रहा। अब ना ही स्टैंडर्ड काम होम ऑफिस की तरफ से होता है, ना ही हमारी तरफ से किया जा सकता है। सो अब आपका एक एक केस बहुत ज़रूरी है कि उसको देखभाल के उसके मुताबिक तैयार किया जाए। सो आपकी जब अपील कोर्ट में लगी हुई है, आपको जाना है वहाँ पे, आपको जाके सवालों के जवाब देने, पहले कानून को समझिए कि कानून क्या है। अब मैं जब अपनी तैयारी कराता हूँ तो आपको उसकी तैयारी कराता हूँ। अब जिस अपील का मैं आपको अभी जिक्र कर रहा हूँ, अब वो क्लाइंट्स बेचारे बड़े परेशान कि जी क्या पूछा जाएगा, क्या होगा। मैंने उनको बैठ के सिर्फ कानून समझाया कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाए आपने इस चीज़ का। अब उस केस में क्या था, उनका टॉयक का मसला था कि जी टॉयक आपने किया। अब होम ऑफिस का पूरा जोर टॉयक 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 के, जी आपने तो हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की। और इसी चीज़ के ऊपर उनका रिफ्यूज़ल लेटर भी था, इसी चीज़ के ऊपर हमने अपील के अंदर बाकी और भी पॉइंट्स थे, लेकिन इस चीज़ को हमने उसके अंदर कवर करना था। अब कवर नहीं होता, अब उनका टॉयक का था मसला, अब उन्होंने जेन्युइन किया नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम टॉयक का था। अब जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो उनको ये फिक्र थी कि जी वो तो टॉयक के बारे में पूछेंगे। मैंने कहा बिल्कुल पूछेंगे, टॉयक के बारे में आप उससे भाग भी नहीं सकते, ना ही आप आएँ बाएँ शाएँ कर सकते हैं। सो बेहतरीन चीज़ क्या होगी, आप बोलें वहाँ पे कि जी मैंने वहाँ पे जाके टेस्ट दिया था, मेरा टेस्ट सेंटर में गड़बड़ हुई, कुछ हुआ क्या नहीं हुआ मैं आगे से नहीं जानता, लेकिन टॉयक की बात इतनी है। अब आप बात करें जो मेरे केस में एक्चुअल है। एक्चुअल क्या चीज़ थी, उनके साथ बच्चे थे जिनको 7 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो चुके थे। अब हुए उनको सिर्फ कोई 7.5 साल 8 साल हुए थे, लेकिन उनके केस के अंदर अगर हम टॉयक के ऊपर ही पूरा जोर देते तो उस पर तो कभी भी नहीं जीतना था, क्योंकि जज ने सारा जोर इसी चीज़ पर लगाना था कि भाई आपने तो फ्रॉड किया। अब जब इन्होंने जाके खुद टॉयक के बारे में पहले बात की और खुद उस चीज़ को हटा के और कहा ये मेरा कसूर है, ये मेरी गलती है, ये मेरा एक आप कह लें वीकनेस है केस की, लेकिन अब आए मेरे केस की स्ट्रेंथ के ऊपर। मेरे केस की स्ट्रेंथ है कि मेरे बच्चे यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और आपका कानून कहता है कि अगर एक बच्चे को यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इट इज़ अनरीजनेबल कि उसको यहाँ से निकाला जाए तो आप उसको यहाँ पे स्टेटस दें। इस चीज़ के ऊपर बहस करने में उनको बेतहाशा फ़ायदा हुआ। अब क्या हो रहा था, होम ऑफिस वाला बार बार उनसे टॉयक के बारे में पूछे, ये टॉयक का जवाब देके बच्चों के ऊपर ले आए केस को। अब वो जज को भी नजर आया कि भाई हाँ ठीक है टॉयक एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा इनके बच्चों का केस बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि बच्चों को 7 साल से ज़्यादा हो गए। सो आहिस्ता आहिस्ता इनकी हेयरिंग के दौरान ही जोर बच्चों के ऊपर आना शुरू हो गया और उसके ऊपर ही केस को अलाउ किया गया। अब ये उस तरह का एग्जाम्पल है कि जिसमें मैं जानता हूँ, कंसल्टेशंस करने के बाद मैं देख चुका हूँ, बेतहाशा मेरे पास रिफ्यूज़ल्स हैं जहाँ पे लोग आए कि जी हमारा टॉयक का था तो टॉयक के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया गया, बाकी केस को जज ने कोई घास ही नहीं डाली। वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि आपने अपने आप को जाके जज के और होम ऑफिस के हाथ में रख दिया कि जी वो आपको गाइड कर रहे थे कि वो किस किस्म की बातें करना चाहते हैं। उन्होंने टॉयक की बातें यानी आपकी वीकनेस की बात करनी थी, वो आपकी स्ट्रेंथ की बात तो नहीं करना चाहते। सो इसलिए आपको वो नुकसान हुआ। मैं अब ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को, और जो मेरे क्लाइंट्स नहीं भी हैं, जो सिर्फ मेरे पास एक गाइडेंस के लिए, एक कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं, तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ कि आपको तैयारी कराई जाए कि आपने कल कोर्ट में जाके क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर आप अपने बंडल्स लेकर आते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स लेकर आते हैं, अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स लेकर आते हैं, अपनी एप्लीकेशंस लेकर आते हैं, उन सारी चीज़ों को देख के मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आपने कोर्ट में जाके क्या करना है और कोर्ट में क्या जवाब देना है। यही चीज़ लीगल एड के वकीलों के ऊपर भी अप्लाई होती है। अब कई लोग आते हैं मेरे पास कि जी वो लीगल एड का वकील है, गोरा वकील है, वो मुझे कुछ गाइड नहीं करता, मुझे कुछ समझाता नहीं। ठीक है, ना करें। आपका वकील है, आपके पेपर वर्क उसने कर दिया, आपकी स्टेटमेंट्स तैयार कर दी। सो आपको अपने वकील को, किसी और वकील को प्राइवेटली बहुत सारे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज़ के लिए, एक तैयारी के लिए एक प्राइवेट वकील के पास चले जाते हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड कर दे उसके ऊपर, तो उसके अंदर आपका बहुत एक फ़ायदा बन सकता है और आपका बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है।
मेरा आज का इन दो चीज़ों को, असाइलम का और इसका कहने का मकसद ये था कि लोग समझते हैं कि जी इमिग्रेशन रूल्स में और कोई चांस नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि असाइलम का भी चांस है और अपील्स के ऊपर तो 100% आपको पूरा पूरा जोर लगाना चाहिए। अब इतने सालों के बाद जब मैंने बहुत काम फैला के अब बहुत समेट लिया है, अब मैं खुद बैठ के अपील्स की तैयारी करता हूँ, मैं खुद बैठ के तैयारी कराता हूँ कोर्ट के लिए, और अब तो मैं खुद कोर्ट में जाता भी हूँ दोबारा। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम वहाँ से काम को लेके चल सकते हैं। अब मेरा ख्याल है नाज़रीन, हम अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं। अच्छा, ब्रेक है जी? अच्छा, सॉरी नाज़रीन, मेरे ख्याल में ज़्यादा बोल गया पहले हिस्से में। अब पहली ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।